नमस्कार, वेलकम बैक। तो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में आते हैं चोल, चालुक्य और पल्लव, और इसी में आता है संगम युग। इसी को संगम युग बोलते हैं। और संगम युग में 3 राज्यों के बारे में बात होती है, जो कि है चोल, चेर और पांड्या, है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। हम लोग फैक्ट देख लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन करेंगे। संगमकालीन साहित्य में कोन, कौ और मनन ये शब्द राजा के लिए यूज होता था, है ना। ये आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, ये शब्द देके कि ये किस चीज़ के लिए यूज होता था, तो ये शब्द राजा के लिए यूज होता था। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, है ना। और जो संगम होता था वो तमिल कवियों और विद्वानों की परिषद थी। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जो मैं बता दूँ, पांड्या राजा थे, है ना। पांड्या राजा ने 3 संगम का आयोजन करवाया था। तो किसने कराया था? पांड्या के राजाओं ने 3 संगम का आयोजन करवाया था। पहला संगम हुआ था मदुरई में और तीसरा संगम हुआ था मदुरई में। आप ध्यान रखेंगे 3 संगम हुए थे, जिसमें कि पहला और तीसरा मदुरई में हुआ था। दूसरा संगम हुआ था कपाटपुरम में, है ना। बस दूसरा अलग हुआ था। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। पहले संगम की अध्यक्षता करी थी अगस्त्य ऋषि ने, दूसरे का भी करा था अगस्त्य ऋषि ने, और साथ में किया था तोलकापियर ने, है ना। और ये तोलकापियर ने एक किताब की रचना की है, जिसको कि बोलते हैं तोलकापियम, है ना, जो कि तमिल में व्याकरण की किताब है, तमिल भाषा में है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। और जो तीसरा संगम है, उसका अध्यक्षता करा था नक्कीरर ने। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और जो दक्षिण भारत के आर्यकरण हैं, इनका श्रेय दिया जाता है महर्षि अगस्त्य को, और इन्हीं को तमिल साहित्य का जनक भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे आप। और मैंने अभी आपको बताया कि तोलकापियम एक जो है प्राचीनतम ग्रंथ है, व्याकरण की एक ग्रंथ है। ये देख सकते हैं आप, व्याकरण की ग्रंथ है, और जिनको लिखा है तोलकापियर ने, है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और ये सूत्र शैली और काव्य शैली, ये दोनों शैली में ये लिखी गई है। एक किताब है शिल्पाधिकारम, जिसके लेखक हैं इलंगो अडिगल। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। और देख लें, मैंने आपको बताया था तोलकापियम तमिल भाषा में व्याकरण की पुस्तक है ना। और देखते हैं, जो कुरल है वो तमिल साहित्य की बाइबल है, और इसको लघुवेद भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप 3 स्टार कर लेंगे। कुरल को तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है ना। और इसका रचना किसने किया था? तो तिरुवल्लुवर ने किया था। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पल्लव सिंह शासक हैं सिंह विष्णु, इन्होंने अवनी सिंह का उपाधि धारण किया था। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। और देखते हैं, नरसिंह वर्मन प्रथम है, इन्होंने महामल्लिक का उपाधि धारण किया था, ठीक है। और परमेश्वर वर्मन प्रथम है, इन्होंने लोकादित्य और अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन का उपाधि धारण किया था इन्होंने। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। और देख लेते हैं हम लोग, तंजौर का जो शिव मंदिर है, जिसको कि वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इनका निर्माण किसने कराया था? तो चोल राजा थे, राजराज प्रथम, इन्होंने करवाया था इनका निर्माण। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और हम लोग देख लेते हैं, राष्ट्रकूट शासक हैं कृष्णा थ्री, है ना। इन्होंने चोलों को हराया था, और इनको हराने के बाद तंजयु की उपाधि धारण किया था कृष्णा थ्री ने। चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। और अतिरिक्त ये तंजौर के अलावा गंगईकोंड चोलापुरम, और गंगईकोंड चोलापुरम को राजधानी किसने बनाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने बनाया था, जो कि राजराज प्रथम के पुत्र थे, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। और देखते हैं कुछ, और संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी, है ना। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। और देखते हैं,
और जो पांड्या राजा थे, राजा सिंह द्वितीय, इनको हरा के परांतका प्रथम ने मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी। और राजराज वन ने जो चेर राज्य कंडलूर थे इन्हें परास्त किया था। और मैंने आपको बोला राजराज प्रथम और उनका पुत्र राजेंद्र प्रथम, ये दोनों ने मिलके दक्षिण पूर्वी एशिया जो इंडोनेशिया वाला रीजन है, तो वहाँ तक ये चले गए थे। इनके पास बहुत ही शक्तिशाली नौसेना होती थी, है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और देखेंगे राजेंद्र वन का काल। राजेंद्र वन जो थे, जो राजराज प्रथम के जो पुत्र थे, उनका काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। और उन राजेंद्र वन के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। और ये राजेंद्र वन ने ही पूरे श्रीलंका को जीत लिया था। जो राजराज प्रथम है, इन्होंने उत्तरी श्रीलंका की जो उत्तरी भाग है उसको जीता था, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने पूरा का पूरा श्रीलंका को जीत लिया था। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और बाद में राजेंद्र प्रथम ने ही गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। और मैंने आपको बताया गंगईकोंड चोलापुरम राजधानी राजेंद्र प्रथम ने ही बनाया था, है ना। और देखते हैं चोल शासक थे कुलोत्तुंग प्रथम। इन्होंने 72 व्यापारियों का दूध को चीन भेजा था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि हमने मौर्य वाले लेक्चर में देखा था, जो बिंदुसार थे, बिंदुसार ने मंगवाया था अंजीर, है ना, शराब और एक फिलोसफर मंगवाया था। ऐसे ही वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन नहीं है, बट कुलोत्तुंग वंश जो चोल शासक थे, इन्होंने 72 सौदागरों को चीन भेजा था। ये आप ध्यान रखेंगे। और देख लेते हैं हम लोग। और व्यापारी नगरों में नगरम जो है, ये व्यापारियों की सभा होती थी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। नटराज जो शिव की मूर्ति है, ये कांस की मूर्ति है, इंग्लिश में इसको ब्रॉन्ज बोलते हैं, है ना। ये किस रूप में है, तो ये चतुर्भुज में है, और जिसे कि शिक्षक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और मैंने आपको बताया चोल राजा के पास विशाल सेना थी, जिसमें कि घोड़े, हाथी और पैदल सैनिक के साथ साथ नौसेना भी थी, है ना। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने सिंघल बोले तो श्रीलंका, मालदीव और बहुत सारे ऐसे जो आइलैंड हैं उनको जीत लिया था इन्होंने। आगे देखते हैं। तगर जो है ये इम्पोर्टेंट है। तगर एक व्यापारिक केंद्र था, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और बीजापुर का जो एक नगर है वातापी, इसका आधुनिक नाम है बादामी। ये चालुक्यों की राजधानी थी। बादामी चालुक्यों की राजधानी थी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है बादामी किसकी राजधानी थी, कौन से वंश की, या फिर चालुक्यों की राजधानी क्या थी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और जो चालुक्य थे, इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो पुलकेशिन प्रथम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे आप। और जो पुलकेशिन द्वितीय हैं, इनका विवरण कहाँ से मिलता है, ऐहोल अभिलेख से मिलता है, और जिनकी रचना की थी रविकृति ने। और चालुक्यों के शासनकाल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लेंगे इस पर आप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चालुक्यों के शासन में किया जाता था। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। जो मातवालिन है, ये एक चीनी यात्री हैं। इन्होंने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है ना। और जो काली मिर्च है, जो कि यूनानी और जो रोम वाले लोग हैं उनकी फेवरेट हुआ करती थी, उनको बहुत प्रिय थी। इस वजह से इनका नाम यवन प्रिय रखा गया है संस्कृत में। काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता है ना। जो अरिका मेडू है, ये कहाँ पे है, तो ये पौंडीचेरी जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है।
तो वहाँ से क्या मिली है हमें, वहाँ से शराब के 2 हत्थे वाले कलश, रोमन लैंप, रोमन ग्लास, ये सब मिला है वहाँ पे। और देखते हैं आगे। जो कंबन है, इन्होंने तमिल रामायणम या रामावतारम लिखी है। कौन सी भाषा में? तो तमिल भाषा में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट है तो हाँ, व्यापारियों का विभिन्न संगठन होता था जिनको कि मणिग्रामम या वलंजियर कहते थे, है ना। और देख लेते हैं। जो पांड्या राज्य की जो जीवन रेखा है वो वेंगी नदी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई थी, है ना। जो चेर राज्य थे, इन्होंने पांड्या शासक जयंतवर्मन पे जीत पे वानवन की उपाधि धारण की थी, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और जो पल्लव के विरुद्ध इन्होंने पांड्या शासक मारवर्मन राज सिंह प्रथम ने पल्लव भंजन की उपाधि धारण की थी, ये ध्यान रखेंगे आप। और जो पांड्या वंश के राजा थे, उन्होंने रोम में एक दूत को भेजा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। किसने भेजा था? तो पांड्या वंश के राजा ने भेजा था, ये ध्यान रखेंगे। और जो नौरा, तोंडी, मुसरी और नोलिसंडा है, ये बंदरगाह का नाम है। आपसे ये नाम देके पूछ दिया जा सकता है कि ये नाम किस चीज़ से रिलेट करता है ना, प्राचीन इतिहास में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये चारों बंदरगाह के नाम हैं। कदम राजाओं की राजधानी होती थी वनवासी, ये भी ध्यान रखेंगे। और बाद में क्या हुआ था कि पुलकेशिन द्वितीय ने इस कदम को अपने राज्य में मिला लिया था। और जो ये कदम राज हैं, इनकी स्थापना करा था मयूर शर्मन ने। ये थ्योरी ख़त्म होता है यहाँ पे, है ना। ये थोड़ा सा है अटपटा चैप्टर। हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो स्थापक कौन था इसका? विजयालय था, है ना, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो यह है वृद्धेश्वर टेम्पल में, है ना, जो कि तंजौर का शिव मंदिर है, इस नाम से भी जानते हैं इसको, ये ध्यान रखेंगे। और जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो राज प्रथम ने, ये ध्यान रखेंगे। और जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है ना, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट कौन था? तो उस टाइम पे राज प्रथम था, मैंने अभी आपको बताया, है ना, ये ध्यान रखेंगे। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो ये फैला था कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चोलों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर में, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरी राजधानी इनकी थी, एक मिनट, एक राजधानी थी तंजौर, दूसरी राजधानी थी गंगईकोंड चोलापुरम, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और जो संगम काल की राजधानी थी वो थी उरैयूर में, मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी में बताया ये चीज़। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो चोल प्रशासन की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? वापस से रिपीटेड क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के लिए। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, तो ये ग्राम सभा के लिए प्रसिद्ध था। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चोल में। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था चोल। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? और स्थानीय स्वशासन का जब भी नाम आएगा तो चोल के साथ जाएंगे आप, है ना, ये ध्यान रखेंगे। चोलों की अधीन
ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वह हैं उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में है, जिसमें कि प्रत्येक ग्राम की अपनी सभा होती थी, है ना, और सभी स्वतंत्र रूप से ग्राम प्रशासन का संचालन करते थे। ये ध्यान रखेंगे आप। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वाडियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो ये देखता था टोटवाडियम। ये ध्यान रखेंगे। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीप भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो ये सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो ये भी सही है। इसका आंसर होगा दोनों सही है। मैंने आपको बताया ये इंडोनेशिया वाला पार्ट है, ये अपना प्यारा भारत है या इंडोनेशिया वाला पार्ट है। तो यहाँ तक आ गए थे ये लोग अपनी नौसेना के बदौलत, और यहाँ तक चढ़ाई कर दिया था इन्होंने, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। मैंने आपको बताया नटराज की मूर्ति बनी हुई है कांस्य से, इंग्लिश में इसको ब्रॉन्ज बोलते हैं, है ना। ये चतुर्भुज में है, आप ध्यान रखेंगे इसका। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? ये नटराज को माना जाता है। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमा। और अभी जो हमारा नया पार्लियामेंट बना है वहाँ पे भी ये नटराज की मूर्ति लगाई गई है। ये ध्यान रखेंगे आप। अभी जो G20 का समिट हुआ था ना दिल्ली में, वहाँ पे ये मूर्तियाँ गई थी। सबसे बड़ी नटराज की मूर्तियाँ वहीं लगाई गई हैं। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो ये चोल कला का उदाहरण है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो ये शिक्षक के रूप में, मैंने आपको थ्योरी में बताया। ये ध्यान रखेंगे आप। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो ये भेजे गए थे कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में, जो कि चोल राजा हैं ये, है ना। ये ध्यान रखेंगे। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो ये चोल था। मैंने आपको बताया इसकी नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि ये लोग बहुत सारे आइलैंड को ये लोग जीत जाते थे, श्रीलंका को, मालदीव को, इवन इंडोनेशिया तक भी ये लोग चढ़ाई कर चुके हैं। ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में अपने ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? ये चारों जो वंश है ये चारों कर देते थे, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा ये चोल वंश करते थे। तो इसी वजह से इसका आंसर आयोग ने दिया ही नहीं है। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था वो थे राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने गंगईकोंड चोलापुरम को अपनी राजधानी बनाई थी। गंगईकोंड, गंग जो नाम है ना, इन्होंने ये नाम तभी से लाया जब इन्होंने गंगा तक चढ़ाई करी थी। ये गंगा तक आ गए थे, है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। गंगईकोंड चोलापुरम की स्थापना किसने की थी? मैंने आपको बताया राजेंद्र वन ने किया था। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? ये राजेंद्र को। ये ध्यान रखेंगे। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? ये राजराज प्रथम ने जल सेना प्रारंभ की थी। इसको कि नौसेना, जल सेना को ही नौसेना बोलते हैं। इन्होंने श्रीलंका का जो उत्तर वाला भाग है, जैसे कि अगर आप इसको श्रीलंका मानेंगे तो ये उत्तर वाला भाग जो है इनको राजराज प्रथम ने जीत लिया था। ये ध्यान रखेंगे आप। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था। मैंने आपको बताया राजराज प्रथम ने, इन्होंने जीत लिया था। चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो ये राजेंद्र प्रथम। राजराज वन ने आधा ही श्रीलंका का आधा पार्ट जीता था, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने पूरा का पूरा श्रीलंका जीत लिया था। और श्रीलंका का ही दूसरा नाम है सिलोन, है ना। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? ये थे
कुलोत्तुंग प्रथम ने। इसका आंसर ए होगा। ऑलरेडी मैंने आपको थ्योरी में बताया, हमें चेलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। एक मिनट, हाँ ये सही है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण देते थे। ये बिल्कुल सही है। और बीच में अगर क्योंकि लगा दें तो ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं, तभी हमको उनके बारे में पता चलता है। इसका आंसर ए होगा। ये देखते हैं शब्द और विवरण। एरीपत्ती, भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता है। ये सही है ना। घटिका, प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय, उसी को बोलते हैं। तनियूर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान दिए गए ग्राम। तनियूर उसको नहीं बोलते हैं, तनियूर बोलते हैं जो स्थानीय प्रशासन है, उसमें जो अलग कुर्रम ग्राम संघ गठित किए जाते थे उन्हें तनियूर बोलते थे, है ना। तो इसका आंसर दूसरा नहीं होगा, पहला और तीसरा होगा। इसका आंसर होगा डी। सॉरी, एक मिनट। इसका आंसर होगा डी। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी ये नानादेशी और मणिग्राम, ये दोनों संबंधित थे। इसका आंसर सी और डी दोनों होगा। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण के को वेंगी से जोड़ता था? तो ये था तगर। ऑलरेडी मैंने आपको थ्योरी में बताया ये चीज़, आप ध्यान रखेंगे। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय, है ना। और इनकी जो उपलब्धियां हैं वो एहोल इंस्क्रिप्शन में मिलती है आपको, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्रायः महिलाओं को शासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? ये चालुक्य के द्वारा किए जाते थे, है ना। मैंने आपको ऑलरेडी बताया इस चीज़ के बारे में, आप ध्यान रखेंगे। और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी वातापी, और जिनको बादामी के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। वही क्वेश्चन आ गया, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो ये वातापी थी, है ना। और इनके जो संस्थापक थे वो थे पुलकेशिन प्रथम, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो ये एहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल इंस्क्रिप्शन में। ऑलरेडी मैंने बताया आपको, ये ध्यान रखेंगे आप। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो ये भेजा था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जो कि ये पल्लव वंश से बिलोंग करते थे। पल्लव वंश से बिलोंग करते थे, इन्होंने भेजा था, ये ध्यान रखेंगे आप। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिय शब्द द्योतक है। तो मैंने आपको बताया यवन प्रिय काली मिर्च से रिलेटेड है। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है, वे व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तमिल व्याकरण है, ये तमिल भाषा में लिखी गई है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और इनके रचयिता कौन है? तो तोल्काप्पियर, इन्होंने लिखा है ये, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। एक मिनट। संगम साहित्य में तोल्काप्पियम में ग्रंथ है, ये है तमिल व्याकरण का, ऑप्शन नंबर बी। शिलापदिकारम का लेखक था इलांगो अधिगल था, मैंने ऑलरेडी आपको थ्योरी में बताया ये चीज़। ये देख लेते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ। तिरुकुरल, ये दर्शन के लिए है। तोल्काप्पियम व्याकरण की बुक है, तमिल व्याकरण, तमिल भाषा में है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। शिलापदिकारम ये प्रेम कथा पे बुक है। और मणि मेकलई ये वणिक कथा है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है, उपयुक्त संग्रह का क्या नाम है? तो ये नाम है तिरुमुराय, जो कि तमिल भाषा में है, ये भी तमिल भाषा में है, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातत्व की खुदाइयों में मिलती है? तो ये मिलती है आपको अरिकामेडू में, जो कि पौंडीचेरी जो पूर्वी पौंडीचेरी है उससे 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ऑलरेडी मैंने थ्योरी में बताया आपको, ये ध्यान रखेंगे आप। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, यह अरिकामेडू था, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्डू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था? ये ज्ञात था अरिकामेडू, ये ध्यान रखेंगे। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? अरिकामेडू से। रिपीटेड क्वेश्चन। एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। ये ऐसा होता है, इस तरह हाथ होता है इसका, है ना, ये ध्यान रखेंगे, ऐसा होता है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? चोल का है, चेर का है, पांड्या का है, कदम का नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया जो संगम में है उसमें 3 सबसे मेन वंश हैं, जो कि चोल, चेर और पांड्या है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो चोल था, चेर था, पांड्या था, पल्लव नहीं था। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ये तमिल में है ना, ये ध्यान रखेंगे। और है क्या ये? तो कुरल तमिल साहित्य का बाइबल है, इसको बाइबल माना जाता है तमिल साहित्य का। और इसको लिखा किसने? तो ये तिरुवल्लुवर ने लिखा है, तिरुवल्लुवर ने लिखा है इसको, ये नाम आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तो ये कुरल को लघुवेद की संज्ञा दी गई है। और बाइबल, तमिल बाइबल इसको बोला जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतार का लेखक था? ऑलरेडी हमने देखा अभी, कंबन, है ना। ये तमिल रामायण और रामावतार की रचना कौन से भाषा में? तो तमिल भाषा में, तमिल भाषा में किया था इसने, ये आप ध्यान रखेंगे। तमिल क्षेत्र के सिद्ध सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे, ये सही है। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे, ये भी सही है, दोनों सही है, ये आप ध्यान रखेंगे। हम लोग मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। गुप्त का एक मंदिर हमने देखा देवगढ़ में, है ना। देवगढ़ कहाँ? तो यूपी। कौन सा मंदिर था? दशावतार मंदिर था, ये आप ध्यान रखेंगे। तो एक 4। चंदेल का मंदिर हमने देखा खजुराहो में, है ना, ये ध्यान रखेंगे। चालुक्य बादामी, जिसको कि वातापी भी बोलते हैं। और पल्लव का पनमलई, मतलब ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, 4 3 1 2 ए में है, इसका आंसर ए होगा। आप लोग मैच कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो ये निगम था मणिग्रामम, ऑलरेडी हमने देखा ऊपर, ये ध्यान रखेंगे आप। और इनके अलावा जो था वो वलनजियर भी कहते थे, है ना, ये ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तोलकापियम का युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था चोल और राष्ट्रकूटाओं के मध्य में। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो इसका सबसे जो आंसर होना चाहिए वो मलिक कफूर होना चाहिए, बट इसका आंसर यह आयोग ने दिया नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉप करते हैं। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो उरैयूर विख्यात था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर, ऑलरेडी हमने थ्योरी में देखा ये चीज़। पांड्य राज की जीवन रेखा मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेंगी नदी, मैंने आपको इसमें स्टार मार्क भी करवाया था, तो वेंगी आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर जो स्थित है वो थे तोंडी और मुसिरी, ये दोनों पूर्वी तट पर स्थित हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा 2 और थे जो
पश्चिमी तट पे स्थित थे वो थे नौरा, है ना, और थे नेली संडा। मैंने आपको बताया ऑलरेडी थ्योरी में, तो इसका आंसर होगा 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी, ये ध्यान रखेंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संगमकालीन साहित्य में कोन, को और मनन किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये राजा के लिए प्रयुक्त होता है। ऑलरेडी मैंने आपको सबसे पहला लाइन मैंने यही बताया आपको। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो तृतीय संगम हुआ था मदुरई में, और पहला संगम भी हुआ था मदुरई में, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो ये ऋषि अगस्त्य को कहा जाता है। ऑलरेडी मैंने बताया आपको, है ना। आज जिनको कि तमिल साहित्य के जनक, इनको तमिल साहित्य का जनक भी कहा जाता है ऋषि अगस्त्य को। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, है ना। अब हम लोग देखते हैं मैच द कॉलम है। तो चालुक्य कहाँ के थे? बादामी, जिसको कि वातापी भी बोलते हैं, अभी हमने देखा ऊपर वाले क्वेश्चन में। हर्ष कन्नौज के थे, है ना, ये आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। और नीचे देखते हैं हम लोग, एक ऑप्शन नीचे भी है। तो पांड्य मदुरई के थे, और जो ऑप्शन बचा वो कांचीपुरम के थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग वीडियो बैक करके आप देख लेंगे। इसको देखते हैं 68 का। बोल रहे सबसे पहले कौन सा हुआ था? सबसे पहले हुआ था महेंद्र वर्मन वन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। उसके बाद हुआ था गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना। मैं आपको इसकी ईस्वी बता देता हूँ। तो ये हुआ था 600 ईस्वी में, है ना। उसके बाद ये हुआ था 750 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, ये हुआ था आपका 907 ईस्वी में। और उसके बाद एक हुआ था 836 ईस्वी में, है ना, सॉरी, ये हुआ था 836 ईस्वी में, हाँ। तो आप मैच कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, आप ध्यान रखेंगे इसका। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी और उसकी राजधानी सही सुमेलित नहीं है? पल्लव का कांचीपुरम था, पांड्या मदुरई था, चोल का तंजौर भी था, होयसाल का दार समुद्र था, चेर का पोंडुचेरी नहीं था, है ना। तो ये ऑप्शन सी इसका गलत है। चेर का राजधानी कहाँ था? इसका आंसर सी होगा। मैं आपको चेर का राजधानी बता देता हूँ। तो चेर का राजधानी था वांजी, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप, जिसको कि वांची भी बोलते थे। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। इसमें वापस से क्रम पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ये 4213। मैं बता देता हूँ। तो महेंद्र वर्मन का जो साल था वो 600 ईस्वी था अप्रॉक्स में, मैं आपको बता रहा हूँ। नरसिंह वर्मन का साल जो था वो 630 ईस्वी था। परमेश्वर वर्मन का साल 670 ईस्वी था, और नंदी वर्मन का साल 730 ईस्वी था। आप मैच कर लेंगे, इसका आंसर ए होगा, है ना। निम्न में से किन चीनी यात्रियों ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया था? तो ये मातवालीन थे, मैंने आपको थ्योरी में बताया था। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? तो राजपूत ने किया, मौर्य ने किया, गुप्त ने किया, चालुक्य ने किया। ये साउथ में ही रह गए थे, इसका आंसर ये होगा। और चालुक्य का राजधानी कहाँ था? वातापी था, जिसको कि बादामी भी बोलते हैं, बादामी, ये आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? तो ये भेजा था चालुक्य के राजा कुमारपाल ने, जो कि जैन धर्म से रिलेट करते थे। ये जैन धर्म को फॉलो करते थे, ये आप ध्यान रखेंगे, इसी वजह से इन्होंने ये ऐसा किया था। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो ये वनवासी थी, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। और ये कदम्ब राजवंश की स्थापना किसने करा था? इसने, तो ये करा था मयूर शर्मन ने, मयूर शर्मन ने। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तंजौर का किया था चोला, तंजौर में चोला रहते थे, है ना। कांची किसका था? तो कांची था पल्लव का, और बादामी ये था चालुक्य का। आप
लोग मैच कर लेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? तो ये था मोटुपल्ली। ये कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। हाँ, ये ध्यान रखेंगे। जहाँ से कपूर, गुलाब जल, हाथी दाँत, मोती, मूंगा, रेशम, काली मिर्च आदि वस्तुएं निर्यात की जाती थी, ये वही जगह था, मोटुपल्ली, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ये। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत भेजा था? मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पांड्य वंश है, ये आप ध्यान रखेंगे। मीनाक्षी मंदिर स्थित है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरई में है। बनवाया किसने था? तो पांड्यों ने बनवाया था, ये आप ध्यान रखेंगे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये चेन्नई के मदुरई में स्थित है। सुमिलित करना है मीनाक्षी मंदिर मदुरई 1 और 2, है ना। महाकाल मंदिर उज्जैन है, सीकापुर है, ये आप ध्यान रखेंगे। और वेंकटेश्वर मंदिर ये आंध्र प्रदेश में है। 1 बेलूर मठ हावड़ा, ये हावड़ा में नहीं है, ये कोलकाता में है, तो उसी के आसपास मानेंगे। 2143, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आपके लिए क्वेश्चन जूम आउट कर देता हूँ, ये आप देख लीजिए अच्छे से। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं गोपुरम, जो कि मंदिर छोटे होते थे भले, लेकिन इसके जो मेन दरवाज़ा होता था ये बहुत बड़ा होता था, है ना, जिसको कि गोपुरम कहते थे, जो आपका एंट्री पॉइंट है मंदिर का, ये आप ध्यान रखेंगे। आई थिंक ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में, है ना। थैंक यू सो मच।